नमस्कार दोस्तों। पीसीएस एकेडमी में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर चल रहा था। आपका देखिए, जो आधुनिक भारत है ये आपका बीओ मेंस और आपका यूपी पीसीएस मेंस में भी आपका ये सिलेबस है, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। तो इन चीज़ों को आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से, तीसरा लेक्चर है दोस्तों, तीसरे लेक्चर में लगभग 6-7 पेजेस को हम लोग देखेंगे और अगले लेक्चर में यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 2019 का और 20 का अलग अलग, तो उसमें आप लोग उसी में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप मेंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बीओ का भी चल रहा है और यूपी पीसीएस मेंस का भी चल रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को चेक कर सकते हैं या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आज की डेट में देखेंगे। देखिए, 1919 से और 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध दो सशक्त आंदोलन चलाए जाते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। देखिए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये दोनों आंदोलन पृथक पृथक मुद्दों को लेकर प्रारंभ किए गए होते हैं। लेकिन दोनों ही आंदोलनों में क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अहिंसा, कोई भी हिंसा का प्रयोग नहीं होता है। ब्रिटेन और तुर्की के बीच होने वाले सेब्रे की संधि के द्वारा तुर्की के सुल्तान के सभी अधिकार छीन लिए गए होते हैं और तुर्की को विभाजित करके खलीफा को उसके पद से हटा दिया जाता है और तुर्की साम्राज्य के क्षेत्रों को तुर्की से छीनकर मैंडेट प्रणाली के तहत इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बांट दिए जाते हैं। तो यह प्रक्रिया, यह कारण रहता है खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू होने का, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का कारण खलीफा के प्रति ब्रिटेन के रूप को नरम बनाने के लिए उस पर दबाव डालना था। तो यह मुख्यतः कारण था। 1919 में बम्बई में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का भी गठन होता है, जिसके फलस्वरूप 21 सितंबर 1919 को लखनऊ में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाता है, जिसके आधार पर 17 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस भी हमारे यहाँ मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में एक केंद्रीय खिलाफत समिति की बैठक की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी करते हैं। यहाँ पर हज़रत मोहानी ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव रखते हैं और इसके बाद में क्या होता है कि हज़रत मोहानी ने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए, जिससे महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया था। जून 1920 में इलाहाबाद में केंद्रीय खिलाफत समिति की बैठक होती है, जिसमें असहयोग के 4 चरणों वाले कार्यक्रम को स्वीकार किया जाता है। देखिए, 4 चरण कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। पहला क्या था, उपाधियों का बहिष्कार। दूसरा क्या था, नागरिक सेवाओं का बहिष्कार। तीसरा क्या था, पुलिस तथा सेना का बहिष्कार। चौथा क्या था, करों की अदायगी ना करना। तो ये चारों कार्य करने की बात कही जाती है, ठीक है। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित कर शुरू किया गया। यह आंदोलन 1925 में स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो यह जो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है 1925 में, ऑटोमेटिक ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं जब तुर्की में एक क्रांति के दौरान मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में खलीफा की सत्ता के समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने अपने वादे के अनुसार ब्रिटेन की सहायता की थी, ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो उसमें ब्रिटेन की सहायता करता है भारत। किंतु प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं होती हैं, जिससे भारत की जनता बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाती है और अनेक घटनाओं ने आंदोलन की शुरुआत के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया जाता है, ठीक है, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सितंबर 1920 में क्या होता है कि कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति का विशेष अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लाला लाजपत राय ने की थी। इस अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है प्रारंभिक परीक्षा में कि असहयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो गांधी जी ने। चित्तरंजन दास ने विधान परिषदों को बहिष्कार के नीति के कारण असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, ठीक है। तो विरोध किसने किया था, सीआर दास ने इस असहयोग आंदोलन का विरोध भी किया था। इसी घटना के बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरेशन फंड का गठन किया, फेडरेशन का गठन किया, ठीक है।
अब देखिए, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित तत्व शामिल थे। कौन कौन से कार्यक्रम थे उनको अब देख लेते हैं कि जैसे सरकारी उपाधियों, जो भी उपाधियां सरकार की तरफ से दी जाती हैं, पदों का बहिष्कार करना, सरकारी कार्यक्रमों और संस्थाओं का बहिष्कार करना, मतलब जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी उनका सब चीज़ों का बहिष्कार करना, सरकारी विद्यालयों का, न्यायालयों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार करना, विशेषकर वस्त्रों का, कि जो विदेशों से जो वस्त्र आते थे उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, विदेशी कंपनियों के अधीन देश के बाहर नौकरी करने से इनकार करना। अब असहयोग आंदोलन के और कौन कौन से सकारात्मक कार्य हुए तो उनको भी देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, ये भी एक असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यों में जोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना करना, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास करना, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करना, मादक पदार्थों का प्रतिबंध लगाना। तो ये सारे के सारे कार्य किए जाते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान में। अब कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है, इसके बाद में कांग्रेस के सभी सदस्य महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम से सहमत हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि रचनात्मक कार्यक्रम की प्रतिक्रिया को लेकर उनमें मतभेद भी रहता है। यही मतभेद कांग्रेस में दो विरोधी धड़ों के विकास का कारण बनता है जाकर आगे। एक धड़ा बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में काउंसिल में प्रवेश यानी चुनावी रणनीति में भाग लेने का हिमायती है, कि एक धड़ा कहता है कि हम चुनाव में भाग लेंगे, और यह धड़ा जो है परिवर्तनवादी कहलाता है। इसमें स्वराजवादियों का मानना था कि यदि सरकार किसी गलत कानून को वैध करा देती है तो जन आंदोलन न चलाए जाने की स्थिति में विधान परिषदों के माध्यम से ही उन्हें रोका जा सकता है। तो ये दूसरा धड़ा मानता था। ठीक है। अब दूसरा धड़ा क्या था कि जैसे रचनात्मक कार्यों पर ही जोर दे रहा था, यह धड़ा अपरिवर्तनवादी कहलाता था। ठीक है। ये निर्वाचन में भाग नहीं लेना चाहते थे। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में अध्यक्षता जो की थी CR दास ने की थी, और काउंसिल प्रवेश प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। जिसे अपरिवर्तनवादियों द्वारा ठुकरा दिया गया था। इस स्थिति में कांग्रेस में पुनः एक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है, और दोनों ही धड़ों में लोगों ने संयम से काम लिया और उन्होंने विभाजन को टाल दिया। हालांकि CR दास ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे देते हैं। तो ये सब घटनाएं घटित होती हैं। अब देखिए, अगली घटना कौन सी होती है। अगली घटना है आपकी स्वराज्य दल। कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में स्वराज दल का एक महत्वपूर्ण घटना, दल का गठन जो होता है, तो ये महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की घोषणा की गई, और मार्च 1923 में विधिवत रूप से यह स्थापित होती है। यही बाद में स्वराज पार्टी के नाम से प्रसिद्ध होती है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष पद पर CR दास और इसके सचिव पद पर मोतीलाल नेहरू नियुक्त होते हैं। इस पार्टी ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के कार्यक्रमों को ही अपनाया, परंतु साथ ही इसने क्या किया कि 1923 के अंत में होने वाले निर्वाचनों में भाग लेने का भी निर्णय ले लिया। कांग्रेस ने विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध बंद करने का निश्चय किया, और कांग्रेस जो कार्यकर्ता थे तो कार्यकर्ताओं को मतदान में भाग लेने और चुनाव लड़ने की इजाज़त भी दी जाती है। ठीक है। तो ये घटनाएं घटित होती हैं। 1924 में क्या होता है कि 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। कांग्रेस जो काउंसिल प्रवेश के निर्णय पर मुहर भी लगाई जाती है, जिससे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी ने चुनाव में भाग लेती है। ठीक है। फरवरी 1924 में क्या होता है, गांधी दास पैक्ट संपन्न होता है, और जिससे यह निर्णय लिया जाता है कि स्वराज पार्टी के सदस्य जो हैं कांग्रेस के अंग रहते हुए भी परिषदों में कार्य कर सकते हैं। पहला आम चुनाव था जिसमें 1923 में पहला आम चुनाव होता है। दूसरा आम चुनाव 1926 में होता है। ठीक है। स्वराज पार्टी ने इन दोनों चुनावों में भाग लिया और केंद्रीय विधानसभा की 105 और 42 सीटें जीती। ठीक है। तो पहले में कितनी जीती, 105 सीटें जीती, और 1926 वाले चुनाव में 42 सीटें जीती थी। ठीक है। अगली चीज़ क्या होती है कि जैसे 1925 ईस्वी के निर्वाचन के बाद स्वराज्यवादी नेता रहते हैं विट्ठल भाई पटेल, तो इनको केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। इन्होंने प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचनों में भी भाग लिया होता है। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला होता है। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे होते हैं, और बम्बई उत्तर प्रदेश प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला होता है। ठीक है।
तो और बम्बई और बड़े दल के रूप में बम्बई और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सफलता भी मिलती है। 1926 में क्या होता है कि चुनाव में स्वराज्यवादियों को गहरा धक्का लगता है। इस चुनाव में केंद्रीय विधानसभा में इनकी सदस्य संख्या जो घटा कर दी जाती है वो 35 रह जाती है। वहीं पर प्रांतीय विधानसभा में मद्रास को छोड़कर इन्हें सभी जगह नुकसान होता है। तो अब देखिए स्वराज्य दल की सफलताओं को देख लेते हैं। तो पहली सफलता क्या थी, इन्होंने सरकार को परिषद से बजट पास करवाने में सफल नहीं होने दिया, फलतः वायसराय को बाध्य होकर अपने विशेषाधिकार का लगातार प्रयोग करना पड़ा। इससे ब्रिटिश सरकार के दावों की पोल भी खुल जाती है। दूसरा कारण क्या होता है, इनके दबाव के कारण ही सरकार को बाध्य होना पड़ता। 1919 के भारत परिषद अधिनियम के समय से पूर्व जांच के लिए 1924 में मूडी मैन समिति का गठन भी करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाने में सफलता भी प्राप्त करते हैं। स्वराज दल जो रहता है वो इन्होंने निम्न मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाते हैं। स्वशासन की स्थापना के लिए संविधान में परिवर्तन, नागरिक स्वतंत्रता की बहाली, जैसे बहुत सारे व्यक्ति बंदी जो थे उनकी रिहाई करवाना, दमनकारी कानूनों की समाप्ति करना और देसी उद्योगों का विकास करना। तो ये सफलताएं होती हैं आपके स्वराज दल की। 1924 में नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस के निम्नलिखित प्रमुख नेता मेयर बनते हैं, जैसे CR दास कलकत्ता के बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मुख्य अधिशासी अधिकारी बनते हैं, विट्ठल भाई पटेल बम्बई के मेयर बनते हैं, वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद के मेयर बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद पटना के मेयर बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के मेयर बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उपलब्धियां रहती हैं आपकी स्वराज दल की। अब स्वराज दल के पतन के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या घटनाएं घटित होती हैं। स्वराज दल जो रहता है दोस्तों, सरकार से सहयोग की नीति अपना लिया होता है, जिससे इसकी छवि धूमिल हो गई हो, तो फलतः आगामी चुनाव में इन्हें सफलता नहीं मिलती है। स्वराजियों का विरोध मात्र विधेयकों के रद्द कराने तक ही सीमित है। भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को भी दिख रही थी कि आप केवल विधायी स्तर पर ही कार्य कर रहे हैं, अनेक लोगों के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे भी गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग करके पारित करा देता था। तो कहीं ना कहीं विरोध ही बिल्कुल नाम मात्र रह जाता था। भाई काम तो अपना कर ही रहे थे, भले ही चाहे वो वीटो का प्रयोग करके करें। स्वराजी जो थे अपने सहयोगियों घटकों का भी हमेशा हर मौके पर साथ नहीं ले पाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी असफलता मानी जाती है। स्वराजी जो थे संसद के भीतर अपने लड़ाकू संघर्ष को संसद के बाहर चल रहे राजनीतिक संघर्ष से नहीं जोड़ पाए। अंततः क्या हुआ कि स्वराजियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपने आस्था को दोहराते हुए मार्च 1926 में विधानमंडलों में भाग नहीं लेने का निर्णय ले लिया। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या आती है, साइमन कमीशन को देख लेते हैं। देखिए साइमन कमीशन की जहाँ तक बात करते हैं तो साइमन कमीशन 1919 के भारत सरकार अधिनियम को पारित करने के समय ब्रिटिश सरकार को यह घोषणा की थी कि 10 वर्ष के बाद इन सुधारों की पुनः समीक्षा की जाएगी। ठीक है, लेकिन 1929 में ही ब्रिटेन में होने वाले चुनावों में लिबरल दल की सफलता की संभावनाओं को देखते हुए 1927 में ही कंजर्वेटिव दल जो होता है तो दल वाली ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग जिसे प्रायः साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसका गठन कर देते हैं। तो ये घटनाएं भी घटित हो जाती। साइमन कमीशन का सभी वर्गों के भारतीयों ने विरोध किया। इस बात पर उन्हें अत्यधिक क्रोध था या बहुत ज़्यादा असंतोष था कि कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को नहीं रखा गया, कि बातें आप भारत की करेंगे लेकिन भारत के ही लोगों को आपने शामिल नहीं किया। ठीक है, इसके पीछे धारणा यह काम कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों की योग्यता अयोग्यता का फैसला विदेशी कैसे करेंगे। भाई सीधी सी बात है कि हमारी योग्यता अयोग्यता का फैसला आप कैसे करेंगे। ठीक है, M.A. अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में इस कमीशन के बहिष्कार और निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। 3 फरवरी 1928 को क्या होता है कि साइमन कमीशन जो होता है बम्बई पहुंचता है और इसके पहुंचते ही देश के सभी प्रमुख नगरों में हड़ताल एवं जुलूसों का आयोजन किया गया होता है। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख युवा राष्ट्रवादियों के रूप में उभरते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें होती हैं कि ये जो युवा व्यक्ति होते हैं तो इनको नेतृत्व भी प्रदान किया जाता है। कश्मीर जहां कमीशन भी गया वहां भी हड़ताल और काले झंडे दिखाकर साइमन गो बैक के नारे लगे। ठीक है, साइमन वापस जाओ के नारे के साथ उनका विरोध बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जनता के विरोध को कुचलने के लिए सरकार ने निर्मम दमन और पुलिस कार्रवाइयों का सहारा लिया। तो ये कुछ बातें थी
साइमन आयोग की, ठीक है। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट को हम लोग अब अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में यह पूरा का पूरा चैप्टर जो है आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण घटनाएँ जो घटित होती हैं, जो चीज़ें घटित होती हैं, उनको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अगले लेक्चर में यह आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको लोगों को पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है उन्हीं लोगों को पीडीएफ और सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलिए देख सकते हैं, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।